हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारे सेक्शन 1 to 75 सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर को जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोगों को पता है, पिछले 11 चैप्टर्स के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही देखते हुए आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, सारी बातें समझते हुए आ रहे हैं। आज हमें जानना है इस चैप्टर के अंदर ब्रीच का मतलब क्या होता है। ब्रीच के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अगर मैं बात करूं ब्रीच की, तो ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो आप कह सकते हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। तो जब भी कोई पार्टी फेलियर होती है टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, तो हम उस केस में उस फेलियर को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। लेट सपोज दो पार्टी हैं ए और बी, दोनों में से कोई भी पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में अगर फेल होती है तो आप उसको बोल सकते हो कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा। अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो A agreed to deliver 10 bags of rice to B on 1st July but fails to do so on that date. He is said to have commit a breach of contract. तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं A और B। A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें A B को 10 bags of rice डिलीवर करेगा। कब करेगा? 1st जुलाई को। लेकिन यहाँ पर ए जो है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। ए फेल्स टू डू सो, ए ऐसा करने में फेल हो जाता है। तो इस केस में किसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा? सीधी बात है, ए नहीं तोड़ा। ही इज सेड टू हैव कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ही का मतलब कौन है यहाँ पर? ए। तो हम कह सकते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा। तो अब इसी तरीके से कभी ये भी हो सकता है कि बी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे। सिमिलरली इफ ए डिलीवर्स 10 बैग्स ऑफ राइस ऑन 1st जुलाई बट बी नॉट फॉर अ वैलिड रीजन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। तो ये भी हो सकता है कि मान लो अगर ए ने राइस डिलीवर कर दिया 1st जुलाई को, लेकिन बी ने बिना किसी वैलिड रीजन के रिफ्यूज कर दिया, राइस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। तो इस केस में ए ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया लेकिन बी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी बिकम्स गिल्टी ऑफ ब्रीच। बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी पार्टी ब्रीच कर सकती है। इफ एनी पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन देयर अकर्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। A breach of contract discharges the aggrieved party from performing his obligation and also has a right of action for damages against the defaulter party. तो ध्यान से देखो क्या बोला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में डिस्चार्ज हो जाएगी एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी कौन होती है? वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। एग्रीव पार्टी का मतलब तो आपको पता है, हम पहले से कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इस एग्जाम्पल के अंदर एग्रीव पार्टी कौन है, तो अगर मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा तो उसके इसमें गलत किसके साथ हुआ? बी के साथ। तो बी हमारा एग्री पार्टी बन जाएगा। वहीं अगर मैं नीचे इसकी बात करूं दूसरे एग्जांपल की, यहाँ पर ए ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया लेकिन बी ने राइस को एक्सेप्ट नहीं करा, तो बी ने ब्रीच करा है। गलत किसके साथ हो रहा है? ए के साथ। तो गलत जिसके साथ हो रहा है वो हमारा एग्री पार्टी कहलाएगा। तो इस केस में ए हमारा एग्री पार्टी बन जाएगा। तो एग्री पार्टी कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है तो उस केस में एग्री पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ऑब्लिगेशन। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, यहाँ पर सबसे पहले ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा था तो इस केस में बी हमारी एग्री पार्टी थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एग्री पार्टी है वो अपने परफॉर्मेंस के ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी अगर ए ने राइस के बैग्स डिलीवर नहीं करे तो उस केस में बी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ए का ऑब्लिगेशन क्या था? राइस डिलीवर करना। वहीं बी का ऑब्लिगेशन क्या था? ए को राइस के बदले पैसा देना। तो अगर ए ने राइस दिया ही नहीं तो बी को पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है तो उस केस में एग्री पार्टी भी अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाती है। बी अपने पैसे देने के ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा। और सिर्फ डिस्चार्ज ही नहीं होगा, साथ के साथ एंड ऑल्सो हैज अ राइट ऑफ एक्शन। साथ के साथ बी के पास एक राइट आ जाएगा कि वो ए के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और ए से कंपनसेशन के नाम पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द डिफॉल्टर पार्टी। डिफॉल्टर पार्टी कौन है यहाँ पर? ए। तो ए के अगेंस्ट केस फाइल करके कंपनसेशन क्लेम कर सकता है यानी डैमेजेस ले सकता है। डैमेजेस का मतलब भी आप कंपनसेशन ही समझो। अभी थोड़ी देर बाद इसी चैप्टर के अंदर हमें डैमेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो वहां पर हम डैमेजेस को और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में एग्री पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगी और साथ के साथ एग्री पार्टी के पास ये राइट आ जाएगा कि वो डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो समझ में आ गई बात? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है। पहला होता है हमारा एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो हैं तो दोनों ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों केस में ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाएगा।
बस इन दोनों के बीच फर्क होता है टाइमिंग का, कि किस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है। अगर मैं बात करूं एक्चुअल ब्रीच की, तो एक्चुअल ब्रीच के अंदर दो केस आते हैं। पहला होता है ब्रीच ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी यहाँ पर परफॉर्मेंस की ड्यू डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा जाएगा। अगर हम इसको समझे तो यहाँ पर टाइमलाइन देखो, हमारे पास डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 25 मार्च, यानी 25 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट करा गया है, जबकि डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 25 जून। जो कॉन्ट्रैक्ट 25 मार्च को करा गया है उसकी परफॉर्मेंस 25 जून को करी जाएगी। अब अगर यहाँ पर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है ऑन ड्यू डेट, यानी 25 जून के दिन ही अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा जाए, 25 जून की तारीख को ही पार्टी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने से पलट जाए, तो उस केस में हम इसे बोलेंगे कि ब्रीच हुआ है ऑन ड्यू डेट। तो यही यहाँ पर बोला गया है। एक्चुअल ब्रीच के अंदर पहला केस आता है जहां पर ब्रीच होता है ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के दिन ब्रीच हो रहा है। अब दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पर ब्रीच करा जा रहा है ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बीच में ब्रीच हो रहा है। इसको देखो 25 जून की परफॉर्मेंस की डेट है, तो परफॉर्मेंस 25 जून को शुरू तो हो गया, पार्टी ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में से पार्टी ने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया। आधा काम हो गया, आधा काम करना बाकी है। तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जाए तो उस केस में ये हमारा केस बनता है एक्चुअल ब्रीच का। तो ये दो केस एक्चुअल ब्रीच के हो गए। तो अभी इसको लेकर परेशान मत होना, अभी मैं सिर्फ केसेस बता रहा हूँ जो एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर कवर होते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद अभी इन दोनों को ही बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब अगर मैं बात करूं एंटीसिपेटरी ब्रीच की, तो यहाँ पर बात होती है ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया है। तो यहाँ पर समझो 25 जून है हमारी डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी 25 जून हमारी ड्यू डेट है। तो अगर 15 मई को ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जाए, 15 मई बिफोर ड्यू डेट है, तो अगर 15 मई को यानी ड्यू डेट से पहले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाए, पार्टी परफॉर्मेंस करने से पलट जाए, तो उस केस में उस ब्रीच को हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो अगर ड्यू डेट से पहले ब्रीच हो तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच है, लेकिन अगर ड्यू डेट पर ब्रीच हो रहा है या फिर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ब्रीच हो रहा है, तो उस केस में वो हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर ब्रीच होता है बिफोर ड्यू डेट। तो अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते किसको है। अब जरा एक बार इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं कि अगर एक बार एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाए तो उसके बाद एग्री पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शन बच जाते हैं। मान लो दो पार्टीज है ए और बी, ए ने एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया, बिफोर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो उस केस में बी हमारा एग्री पार्टी बन जाएगा। तो बी के पास क्या क्या ऑप्शन बच जाते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब बी के पास दो ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन कि बी जो है उसी समय जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए उसी समय इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दे। रिसाइंड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। तो बी के पास पहला ऑप्शन ये है कि बी इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। यहाँ पर मान लो 15 मई को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है बिफोर ड्यू डेट, ये हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच है। तो बी के पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि बी 15 मई को ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और जाकर ए को बोल दे कि तुमने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो आप बदले में तुम मुझे डैमेजेस पे करोगे। तो पहला ऑप्शन समझ में आ गया, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर बी को ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के आने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर 15 मई को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है तो बी के पास 15 मई को ही राइट आ जाता है ए के अगेंस्ट केस फाइल करने का। बी जो है 25 जून तक इंतजार नहीं करेगा, ड्यू डेट तक इंतजार करने की उसको जरूरत नहीं है। वो 15 मई को ही ए के अगेंस्ट केस फाइल करके उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि अगर एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली कैंसिल करने का ऑप्शन लेती है तो उस केस में एग्री पार्टी के पास ये राइट है कि वो विदाउट वेटिंग ड्यू डेट डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट डैमेजेस का केस फाइल कर सकती है। तो समझ में आ गई बात, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, मे नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है बिफोर ड्यू डेट, लेकिन उसके बावजूद जो एग्री पार्टी है वो अभी इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहती। यहाँ पर देखो 15 मई को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, तो इस केस में जो बी है जो एग्री पार्टी है वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रही। वो क्या कर रही है, वो इंतजार कर रही है 25 जून के आने तक का, यानी ड्यू डेट तक का इंतजार कर रही है कि हो सकता है कि ड्यू डेट के आने पर ए का इरादा बदल जाए, ए जो है अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दे। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एग्री पार्टी इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर रही, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रही, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर रही है एज ऑपरेटिव, कॉन्ट्रैक्ट को अभी ऑपरेटिव मान रही है, अलाइव मान रही है। एग्री पार्टी कह रही है कॉन्ट्रैक्ट अभी जिंदा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा हुआ है, और एग्री पार्टी वेट कर रही है फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की ड्यू डेट आने का वेट करा जा रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पर 15 मई को ए ने
कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा, लेकिन बी जो है वो 15 मई को कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं करता, बल्कि इंतजार करता है कि हो सकता है 25 जून को ए अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर ले, यानी यहाँ पर 25 जून तक इंतजार करा जा रहा है। अब अगर मान लो 25 जून आ गई और 25 जून को भी ए ने अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करा, तो फिर उस केस में बी जो है 25 जून को ए के अगेंस्ट डैमेजेस का केस फाइल कर देगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन, जहां पर एग्री पार्टी वेट कर रही है फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन क्लेम डैमेजेस इफ प्रॉमिस स्टिल रिमेन अनपरफॉर्म्ड। तो अगर 25 जून को भी ए ने परफॉर्मेंस नहीं करा, तो उस केस में फिर ड्यू डेट के दिन यानी 25 जून को बी ए के अगेंस्ट डैमेजेस का केस फाइल करेगा। तो समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच, जो कि बिफोर ड्यू डेट होता है। तो अभी इन दोनों ऑप्शन को लेकर और डिटेल में डिस्कशन होगा थोड़ी देर बाद। तो अभी फिलहाल के लिए जितना समझा रहा हूँ बस उतना समझते चलो। तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर एक नोट दे रखा है, इसको देख लो। एंटिसिपेटरी ब्रीच by itself does not discharge the contract. The contract is discharged when the aggrieved party choose to treat is discharge. तो क्या बोला गया है कि अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है तो उस केस में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर 15 मई को एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 15 मई को ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर कभी भी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। जैसे ही एंटिसिपेटरी ब्रीच होती है, वैसे ही एग्री पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली कैंसिल कर ले, या फिर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट तक ऑपरेटिव मान ले। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो एग्री पार्टी को सिलेक्ट करना है, और जो भी ऑप्शन एग्री पार्टी सिलेक्ट करेगी उस ऑप्शन को एग्री पार्टी डिफॉल्टर पार्टी को कम्युनिकेट भी करेगी। बिना कम्युनिकेशन के हम कभी भी एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं मानेंगे। यहाँ पर यही बोला गया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच बाय इटसेल्फ डज नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होगा। इन केस द एग्री पार्टी डिसाइड नॉट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट शैल रिमेन अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो अगर एग्री पार्टी डिसाइड करती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को अभी रिसाइन नहीं करना, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रहेगा। कब तक अलाइव रहेगा? ड्यू डेट तक। तो समझ में आ गई बात। तो ये सब वही बात है जो हमने अभी तक देखी है। आगे देखो, बट इफ ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। अब ये इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है? तो यहाँ पर इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब है डेट ऑफ ब्रीच से लेकर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक। यहाँ पर देखो, इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब है 15 मई जो डेट ऑफ ब्रीच है वहां से लेकर 25 जून जो हमारी परफॉर्मेंस की ड्यू डेट है, इस डेट तक जो भी टाइम पीरियड है बीच में, 15 मई से 25 जून के बीच में जो भी टाइम पीरियड आता है, ये सारा टाइम पीरियड हमारा इंटरवीनिंग पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पर इसी इंटरवीनिंग पीरियड की बात हो रही है। तो क्या बोला जा रहा है? इफ ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, दैट इज द डेट ऑफ ब्रीच एंड द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, any event happens, example supervening impossibility, which discharge the contract legally, the aggrieved party loses his right to sue for damages। तो यहाँ पर 15 मई को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है, तो 15 मई हमारी डेट ऑफ ब्रीच है। तो अगर मान लो एग्री पार्टी ने 15 मई को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा, एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को 25 जून तक लेके जाती है कि हो सकता है 25 जून को प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस पूरा कर दे। तो इस केस में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर इस बीच में ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है 15 मई से लेकर 25 जून तक, इस बीच में कोई इवेंट हैपन हो जाता है। इवेंट का मतलब कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, हमने बहुत डिटेल में समझा था अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर के अंदर। तो आप वहां जाके इसको देख लेना। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब हो सकता है कि मान लो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर कोई लॉ चेंज हो जाए, या फिर कोई वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस बीच में ये जो इंटरवीनिंग टाइम पीरियड है, इस बीच में अगर कुछ ऐसा हो जाए जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना दे, ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से अगर सामने वाली पार्टी चाहे तो भी 25 जून को परफॉर्मेंस परफॉर्म ना कर पाए, तो इस केस में नुकसान किसका है? सीधी बात है, एग्री पार्टी का नुकसान हो गया। अगर एग्री पार्टी 15 मई को इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती, तो उस केस में वो डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकती थी। लेकिन उसने इंतजार करा 25 जून तक, और इस 15 जून से 25 जून के इंटरवेनिंग टाइम पीरियड के बीच में कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई, तो अब यहाँ पर 25 जून को ड्यू डेट के दिन एग्री पार्टी ये नहीं बोल सकती कि सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है, सामने वाली पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करी। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि वो चाहते हुए भी पूरी नहीं कर सकता। भाई सीधी बात है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, परफॉर्मेंस करना ही इम्पॉसिबल हो चुका है। तो यहाँ पर अब इस केस में ड्यू डेट पर परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद एग्री पार्टी डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती, डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगी। तो यही बात यहाँ पर बोली हुई है, इसको एक बार देख लो। ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड एनी इवेंट हैपन्स विच डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट लीगली। कुछ ऐसा इवेंट हैपन हो चुका है जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगली डिस्चार्ज हो चुका है। क्यों डिस्चार्ज हुआ है? क्योंकि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई।
तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एग्री पार्टी अपने राइट को लूज कर देगी, जो उसके पास राइट था केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम करने का। तो समझ में आ गई बात। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये एग्जांपल है हमारा, ए एग्री टू लोड अ कार्गो ऑफ व्हीट ऑन बीज शिप बाय अ पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पर ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ए ने बोला बी को कि तुम अपनी शिप लेकर आ जाना एक पर्टिकुलर डेट पर, मैं जो है तुम्हारी शिप में कार्गो ऑफ व्हीट को लोड करूंगा। कार्गो ऑफ व्हीट का मतलब कि बहुत सारा बल्क क्वांटिटी में व्हीट को लोड करूंगा। तो यहाँ पर ये बातचीत हो गई दोनों के बीच। लेकिन जब बी शिप को लेकर आया तो ए ने रिफ्यूज कर दिया टू लोड द कार्गो। ए ने मना कर दिया कि अब मुझे लोड नहीं करना, मुझे व्हीट की सप्लाई नहीं करवानी। तो यहाँ पर ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। ए और बी के बीच पहले से बातचीत हो रखी थी कि बी शिप लेकर आएगा और ए उसमें अपना व्हीट लोड करेगा। तो बी ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन जो ए है वो अपनी बात से पलट गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। लेकिन यहाँ पर ए के ब्रीच करने के बावजूद, ए के मना करने के बावजूद बी जो है वो नहीं माना। बी कुछ और दिनों तक इंतजार करता रहा कि हो सकता है ए कुछ दिन बाद मान जाए और व्हीट को लोड करवा दे। तो बी ने अभी ए के रिफ्यूजल को एक्सेप्ट नहीं करा। बी डिड नॉट एक्सेप्ट द रिफ्यूजल एंड कंटिन्यू टू डिमांड द कार्गो। यहाँ पर जो है ए ने बी को बोला था कि मैं विद इन 45 डेज तुम्हारी शिप में कार्गो लोड करवा दूंगा। तो अब यहाँ पर बी शिप लेके आ गया, लेकिन ए ने दूसरे तीसरे दिन लोड करने से मना कर दिया। तो बी ने 45 दिन तक इंतजार करने की सोची कि 45 दिन तक इंतजार करता हूँ, हो सकता है इस बीच में कभी भी ए का मन बदल जाए और ए कार्गो को लोड कर दे। लेकिन 45 दिन खत्म होने से पहले पहले यहाँ पर क्या हो गया, इस टाइम पीरियड के बीच में बिफोर द लास्ट डेट ऑफ लोडिंग हैड एक्सपायर्ड द वॉर ब्रोक आउट। यहाँ पर जो है इस टाइम पीरियड के बीच में अचानक वॉर डिक्लेयर हो गई। तो ये तो हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया। सीधी बात है, कार्गो जहां पर सप्लाई करना है उसके साथ हमारी वॉर डिक्लेयर हो गई। तो अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो उस केस में दो कंट्रीज के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब तो व्हीट सप्लाई नहीं करा जा सकता। तो ये हुआ क्या, ये हुआ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब भी जितना मर्जी इंतजार कर ले, अगर ए चाहे तो भी कार्गो लोड नहीं कर सकता। तो ये तो ए का फायदा हो गया, ए ने तो पहले ही मना कर दिया था। अगर वॉर डिक्लेयर ना होती तो बी 45 दिन तक इंतजार करता और 45 दिन बाद ड्यू डेट पर ए के खिलाफ केस फाइल कर देता। तो यहाँ पर तो ए बच गया। रेंडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इलीगल। अब अगर ये परफॉर्मेंस करी जाती है तो वो इलीगल कहलाएगी। द कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। एंड बी कैन नॉट सू ए फॉर डैमेजेस। यहाँ पर बी जो है ए से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। ये हमारे केस लॉ का जजमेंट आया था, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो समझ में आ रही है आपको बात, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। एक्स एग्रीज टू सेल वाई a certain quantity of wheat at rupees 300 per quintal to be delivered on August 3। तो यहाँ पर x और y दो पार्टी हैं, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें x y को बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट सप्लाई कर दूंगा, किस प्राइस पर, 300 रुपए पर क्विंटल। तो यहाँ पर डिलीवरी कब होनी है, 3 तारीख। ये डिसाइड हो गया x और y के बीच में। ऑन जुलाई 2 x गिव्स नोटिस एक्सप्रेसिंग हिज अनविलिंगनेस टू सेल व्हीट एंड द प्राइस ऑफ व्हीट ऑन द डेट इज 400 क्विंटल। तो यहाँ पर 2 जुलाई को एक्स ने एक नोटिस दे दिया वाई को। उस नोटिस के अंदर एक्स ने बोला था कि मैं अब तुम्हें व्हीट सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, व्हीट नहीं बेच पाऊंगा। उसने अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर दी। और 2 जुलाई जिस दिन नोटिस भेजा गया था उस दिन व्हीट का प्राइस 400 रुपए पर क्विंटल था। तो यहाँ पर किसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है, तो सीधी बात है एक्स ने ब्रीच करा है। एक्स ने वाई को बोला था कि मैं तुम्हें 3 अगस्त को व्हीट सप्लाई कर दूंगा, लेकिन 3 अगस्त आने से पहले ही बिफोर ड्यू डेट एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और बोल दिया कि मैं तुम्हें अब व्हीट सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बिफोर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है। तो यह हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच का केस है। और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया था उस दिन व्हीट का प्राइस था 400 रुपए, जबकि बात कितने में हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 300 में। अब अगर मान लो वाई यहाँ पर 2 जुलाई को इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना भी चाहे तो भी उसका 2 जुलाई तक 100 रुपए का तो नुकसान हो गया। उसने 300 में कॉन्ट्रैक्ट करा था और 2 जुलाई को 400 रुपए प्राइस हो चुका है। अब अगर यहाँ पर एक्स के मना करने पर वाई किसी दूसरे डीलर के पास भी जाता है तो भी दूसरा डीलर उसको 2 जुलाई को जो करंट प्राइस है 400 रुपए पर क्विंटल उसी पे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर एक्स के मना करने से वाई को 100 रुपए का तो नुकसान हो गया। तो अब वाई यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली रिसाइन करता है, इफ मिस्टर वाई रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट फोर्थविद का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, ही वुड बी एबल टू रिकवर डैमेजेस ₹100 पर क्विंटल। तो अगर वाई इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का ऑप्शन चूज करता है तो उस केस में वाई जो है एक्स के अगेंस्ट केस करके 100 रुपए पर क्विंटल का डैमेजेस क्लेम कर सकता है, यानी जो नुकसान उसको हुआ वो उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे पहले केस की जिसमें वाई ने इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन चूज करा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता
कि वाई ने इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ना करा होता, एक्स ने 2 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा, लेकिन वाई अगर 3 अगस्त तक इंतजार करता है, वाई कहता है कि देख लेते हैं ड्यू डेट तक क्या होता है, हो सकता है एक्स सप्लाई कर दे। तो इफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्शन फोर्थविथ ही कीप्स द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव टिल अगस्त 3, तो उस केस में क्या होगा, अगर ड्यू डेट पर यानी 3 अगस्त के दिन एक्स ने वीट सप्लाई कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स ने वीट सप्लाई नहीं करा तो यहाँ पर वाई जो है 3 अगस्त को एक्स के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देगा। तो अब इस बीच में क्या हुआ है, जो हमारा इंटरवीनिंग टाइम पीरियड है 2 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक, इस टाइम पीरियड के बीच में जो वीट का प्राइस था वो इंक्रीज हो गया 500 रुपए पर क्विंटल, और यहाँ पर 3 अगस्त आने के बावजूद एक्स ने वीट सप्लाई नहीं करा। तो अब मुझे ये बताओ कि वाई 3 अगस्त को कितना डैमेजेस क्लेम कर पाएगा, 100 रुपए या 200 रुपए? 300 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 जुलाई को प्राइस 400 रुपए था और 3 अगस्त को प्राइस 500 रुपए है, तो डैमेजेस के लिए कौन सा अमाउंट लिया जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, एग्री पार्टी ने एक रिस्क लिया है, एग्री पार्टी ने ड्यू डेट तक इंतजार करा है। हो सकता है ना कि इस टाइम पीरियड के बीच में, जो इंटरवीनिंग टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती, तो उस केस में तो वाई का नुकसान हो जाता, लेकिन वाई ने फिर भी यहाँ पर रिस्क लिया है, 3 अगस्त तक इंतजार करा है, तो इसका फायदा तो वाई को मिलना चाहिए। तो यही बात लॉ ने बोली है कि वाई जो है अगर 3 अगस्त तक इंतजार करता है तो 3 अगस्त को वाई को डैमेजेस के नाम पर 200 रुपए पर क्विंटल रिसीव हो जाएंगे, यानी यहाँ पर इस केस में 3 अगस्त का प्राइस देखा जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि 3 अगस्त को वीट का प्राइस 200 रुपए पर क्विंटल हो जाता, हो सकता है 300 से भी कम हो जाता, तो उस केस में तो फिर वाइट डैमेजेस क्लेम कर ही नहीं पाता, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो समझ में आ गई बात। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए एग्रीज टू एम्प्लॉय बी एज सेक्रेटरी द सर्विस टू बिगेन फ्रॉम 1 मई। तो यहाँ पर ए ने बी को एज अ सेक्रेटरी जॉब पे रखा है, जिसकी सर्विस स्टार्ट हो रही है 1 मई से, यानी 1 मई से बी जो है सर्विस देना शुरू करेगा। ऑन 20th अप्रैल ही इन्फॉर्म्ड बी दैट हिज सर्विस विल नॉट बी रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 20 अप्रैल को अचानक ही ए बी को इन्फॉर्म करता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता। तो यहाँ पर 1 में हमारी ड्यू डेट है और 20 अप्रैल ड्यू डेट से पहले आती है। 20 अप्रैल को ही यानी ड्यू डेट से पहले ही ए ने बी को बोल दिया कि मुझे अब तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट को किसने ब्रीच करा? ए ने। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था जिसको ए ने ब्रीच कर दिया, और वो भी ड्यू डेट से पहले ब्रीच करा। तो यहाँ पर ये हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच का केस बन गया। तो अब यहाँ पर बी क्या करता है, बी 21 अप्रैल को, यहाँ पर इसको काट के बी कर लेना, तो यहाँ पर बी आएगा। बी जो है 21 अप्रैल को डैमेजेस के लिए ए के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पर अब ये पूछा जा रहा है कि क्या बी ड्यू डेट आने से पहले ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है, बी जो है ए के अगेंस्ट ड्यू डेट आने से पहले केस फाइल कर सकता है। अगर बी कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली रिसाइन कर देता है तो उस केस में डेट ऑफ ब्रीच के दिन से ही बी के पास ये राइट आ जाता है कि वो ए के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस ले सकता है। तो ही इज एंटाइटल्ड टू डू सो इवन दो डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अराइव्ड। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारे 3 एग्जांपल हो गए। तो हमने अभी तक एंटिसिपेटरी ब्रीच को थोड़ा बहुत देख लिया, उसके 2-4 एग्जांपल देख लिए। अब एक काम करते हैं कि एक बार एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच को डिटेल में समझते हैं, इन दोनों को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल ब्रीच को देखते हैं। एक्चुअल ब्रीच के अंदर हमारे पास 2 केस आते हैं। पहला केस जहां पर ड्यू डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा जा रहा है, और दूसरा केस जहां पर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा जाएगा। तो ये दोनों ही केसेस हमारे एक्चुअल ब्रीच के अंदर कवर होते हैं। इतनी बात तो मैंने आपको अभी तक बता दी। अब जरा इसको देख लेते हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस।